Hello friends, welcome to your own DMK classes. Hope you all are doing well. Guys, today we'll be moving forward with the second phase in modern history of Indian freedom struggle, that is extremist phase. But guys, इससे पहले मैं आप सबको ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा चैनल जो है हिस्ट्री के साथ साथ अपकमिंग कुछ दिनों में दूसरे और कंपोनेंट्स जैसे साइंस, रीजनिंग, मैथ्स, अलग अलग कंपोनेंट्स पे भी जल्दी लेक्चर्स लाएगा, एंड दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट गाइस। बस आपको सिर्फ इतना करना है कि इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम जल्दी से जल्दी लेक्चर्स आपके लिए लेके आएँ। और एट ए टाइम हम चाहते हैं कि आपके 2 से 3 कंपोनेंट पैरेलल चलने चाहिए। हमारा अगला प्लान है साइंस एंड रीजनिंग लेक्चर्स को कॉम्पिटिटिव ओरिएंटेड वे से लाना। और गाइस, आपको बस अपना फेथ दिखाना है, और हम कह सकते हैं कि हमने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से और पुराने पेपर्स के रिसर्च के बाद आपके लिए बेस्ट कंटेंट प्रिपेयर किया है। एंड हिस्ट्री का जो अभी तक आपके पास कंटेंट है, आई डोंट थिंक कि इसके बाहर आपको कुछ भी और पूछा जाएगा। अगर आप हमारे जो है हिस्ट्री के ये टॉपिक्स अंडरस्टैंड कर लेंगे, अच्छे से सुन लेंगे, तो आपको कहीं से भी किसी और जगह से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी रिगार्डिंग दिस मॉडर्न हिस्ट्री इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट। सो गाइज, आगे शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड द एक्सट्रीमिस्ट फेज। गाइस, पार्टीशन ऑफ बंगाल नाम से पता चल रहा है कि इसमें बंगाल का पार्टीशन हुआ था, विभाजन हुआ था। बंगाल बटा था ईस्ट बंगाल और असम, और साथ में वेस्टर्न पार्ट जो बना था वो बंगाल रीजन बना था। एक्चुअल में इसका जो प्लान था गवर्नमेंट की तरफ से, इसका डिसीजन जो था ये दिसंबर 1903 में पब्लिक कर दिया गया था, बट इसकी जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुई थी वो हुई थी 19 जुलाई 1905 में। एंड ये जो एक्चुअल इनैक्ट जब हुआ था वो हुआ था 16 अक्टूबर 1905 में। सो उस समय जो लॉर्ड थे हमारे, जो वाइसरॉय थे, वो थे हमारे लॉर्ड कर्जन। कर्जन के अकॉर्डिंग क्या था कि ये जो बंगाल है इसके अंदर 2 प्रोविंसेस होंगे, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है मैप में भी, ईस्टर्न बंगाल एंड द बंगाल रीजन। ईस्टर्न बंगाल में आपके पास है असम एंड ईस्ट बंगाल, एंड द बंगाल आपका दूसरा रीजन होगा। लेकिन ये जो था असम जो था बंगाल से, ये 1874 में अलग हो गया था। ईस्टर्न बंगाल जो था वो कंसिस्ट उस समय कर रहा था त्रिपुरा हिल्स के साथ, चित्तगोंग, राजशाही और ढाका डिवीजन से। और जो ईस्टर्न बंगाल था उसकी उस समय की कैपिटल कौन सी थी, दैट वाज ढाका। और जो हमारा दूसरा पार्ट था बंगाल का, दूसरा पार्ट था, उसमें क्या था, उसमें हमारी मेजॉरिटी क्या थी, हिंदू मेजॉरिटी थी। मींस यहाँ पे कौन सी मेजॉरिटी थी आपकी, हिंदू। और अगर हम ईस्टर्न पार्ट की बात करें तो वहां पे कौन सी मेजॉरिटी थी, दैट वाज मुस्लिम मेजॉरिटी। ठीक है। और उस समय जो कैपिटल थी बंगाल की वो थी कैलकाटा। समझ में आएगा इस, ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल कौन सी थी, ढाका थी। एंड जो वेस्टर्न बंगाल या बंगाल उस समय बना उसकी कैपिटल क्या थी, कैलकाटा थी। ठीक है। जो हमारा बंगाल था उसमें मेजॉरिटी हिंदूज की थी, और जो हमारा ईस्टर्न बंगाल था उसमें मेजॉरिटी किसकी थी, मुस्लिम्स की थी। तो ये था बेसिक पार्टीशन ऑफ बंगाल, मीन बंगाल जो था किन 2 पार्ट्स में बटा। सो गाइज, अब हम आगे देखेंगे रिएक्शन क्या हुआ पार्टीशन का। जब पार्टीशन हुआ, बंगाल का बंटवारा हुआ, 2 टुकड़ों में बंगाल को बांटा गया, तो उस समय लोगों का रिएक्शन क्या था, अलग अलग पार्टीज का क्या रिएक्शन था, हिंदूज का क्या रिएक्शन था, मुस्लिम्स का क्या रिएक्शन था, वो सारी चीजें हम यहाँ नोटिस करेंगे। सो रिएक्शन बंगाल की तरफ सबसे पहले जो था, बंगाली जो लोकलाइट थे, जो लोकल लोग थे, वो सोचते थे कि इंसल्ट है ये हमारे मदरलैंड की। मीन्स हमारी मदर के आपने 2 टुकड़े कर दिए, हमारे देश के आपने 2 टुकड़े कर दिए, हमारे रीजन के आपने 2 टुकड़े कर दिए, तो ये हमारी माता की, माँ की, हम कह सकते हैं हमारे मदरलैंड की जो है वो बेइज्जती के समान है। उसी समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक गाना कंपोज किया जिसे नाम दिया गया अमर सोनार बांग्ला। और वो अमर सोनार बांग्ला, ये जो गीत रविंद्रनाथ टैगोर जी ने उस समय लिखा, वो बाद में जाकर के बांग्लादेश के इंडिपेंडेंस के बाद यानी 1971 में वहां का नेशनल एंथम भी बना।
उसी समय गाइज अगर हम देखें तो इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो हमने पिछले हमारी क्लास में पढ़ा था मॉडरेट फेज के साथ कि राइज ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हुआ था 1885 में, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस उस समय क्या सोचती थी इसके बारे में, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी 1905 में मीटिंग हुई थी एक, उसमें सपोर्ट किया था पार्टीशन, एंटी पार्टीशन पार्टी को, मीन्स जो लोग पार्टीशन के विरोध में खड़े थे उनको ये इंडियन नेशनल कांग्रेस भी सपोर्ट कर रही थी। और उसी समय जो था स्वदेशी मूवमेंट भी लॉन्च किया गया। बहुत सारे मुस्लिम लोग भी थे, वो इस मूव को वेलकम कर रहे थे। उनको लग रहा था कि ये हमारी फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि हमारा एक इंडिपेंडेंट जो है पार्ट बना है, मीन्स जो ईस्टर्न बंगाल यहाँ पे बना था वो उनका एक इंडिपेंडेंट पार्ट उन्हें लग रहा था। यहाँ पे उनकी मेजॉरिटी होगी, वहाँ पे वो खुद के लिए खुद को चुन सकते हैं। इस तरह से उनको लग रहा था कि ये हमारा एक पहली बार लाइफ में उनको लग रहा था कि हमारी ये कॉम्युनल यूनिटी हो रही है। हमें लग रहा है कि ये ब्रिटिशर्स जो है हमारे अगेंस्ट नहीं है, हमारे साथ हैं, ये हमारे आगे फ्यूचर के लिए, या आप कह सकते हैं कि हमारे वेलबींग के लिए हमें यूनाइट करने में हमारी हेल्प कर रही है। तो इसलिए कुछ मुस्लिम्स जो थे इस मूव के बिल्कुल पॉजिटिव थे कि हाँ ठीक है, ये एक अच्छा मूव है। उसी समय लोगों को समझ आ गया था, मेजॉरिटी लोगों को ये समझ आ गया था कि ब्रिटिशर्स अपनी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स हिंदू और मुस्लिम दोनों को अलग अलग करके, जैसे कि हमने पीछे देखा कि जो ईस्टर्न बंगाल है दैट वाज मुस्लिम डोमिनेटेड और जो हमारा बंगाल है दैट वाज हिंदू डोमिनेटेड। तो उस समय उनको समझ आ गया कि हाँ यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है, यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को अलग अलग किया जा रहा है, यहाँ पे कॉम्युनल हार्मनी को ब्रेक किया जा रहा है। एक्चुअली ये जो पार्टीशन हुआ था इसके दो रीजंस बताए गए, एक ऑफिशियल रीजन था और एक जो था एक्चुअल मोटिव जो था उनका डिवाइड एंड रूल का था। ऑफिशियल रीजन जो ये बताते थे ब्रिटिशर्स, वो ये बताते थे, लॉर्ड कर्जन ये बताते थे कि ये 78 मिलियन पॉपुलेशन है इस समय हमारे बंगाल की, जो कि 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन है ब्रिटिश ऑक्यूपाइड इंडिया की। तो इस समय उनको लगता था कि इतनी बड़ी पॉपुलेशन को हम जो है एडमिनिस्टर यानी इसको शासन करने में हमें थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हम इसको दो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, इनके अलग अलग कैपिटल बना देंगे, तो हम इसको इजीली जो है इस पे एडमिनिस्ट्रेशन अपनी चला सकते हैं। बट ये तो था उनका ऑफिशियल रीजन, कुछ हद तक ठीक भी था, पर लेकिन जो उनका एक्चुअल प्लान था वो था कि जो ये बंगाल रीजन है, हमें गाइस पता है कि जितने भी नेशनलिस्ट मूवमेंट्स हुए हैं, इंडियन नेशनल मूवमेंट्स हुए हैं, ये उनका हब रहा है। तो अगर इस मूवमेंट को, इन लोगों को अगर तोड़ दिया जाए तो ये मूवमेंट कहीं ना कहीं वीक हो जाएगा। तो इसलिए लॉर्ड कर्जन ने ये बड़ी होशियारी दिखाई कि इसको अगर हम दो टुकड़ों में बांट दें तो उस समय क्या होगा, ये नर्व सेंटर जो बना हुआ है इस समय इंडियन नेशनल मूवमेंट का, तो इसको हम कहीं ना कहीं दो टुकड़ों में बांट के वीक कर देंगे। ठीक है, तो ये था बेसिक रीजन कि बंगाल की तरफ क्या रिएक्शंस हुए। उस दिन जिस दिन बंगाल का पार्टीशन हुआ उस दिन लोगों ने इस दिन को एज अ डे ऑफ मॉर्निंग मनाया, मीन्स उस दिन लोगों ने सुबह सुबह गंगा में स्नान किया, फिर चुपचाप प्रोसेशंस निकालते गए और एक दूसरे के हाथों में राखियां बांधी। मीन्स हिंदू मुस्लिम्स ने या अलग अलग रीजन्स के लोगों ने एक दूसरे को एज अ मार्क ऑफ ब्रदरहुड जो है राखी बांधी। उन्होंने कहा कि ये ब्रिटिश जितनी मर्जी कोशिश कर लें हमें डिवाइड करने की, पर हम जो है एक दूसरे के साथ हैं हमेशा। और इसी बंगाल पार्टीशन के साथ ही हमारा ओरिजिनेट हुआ स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। यस गाइस, स्वदेशी एंड बायकॉट मूवमेंट। स्वदेशी, यू नो, स्वदेशी मीन्स अपने देश की चीजों का इस्तेमाल, और बायकॉट मीन्स हमें फॉरेन मेड गुड्स का या फॉरेन के कॉलेजेस, स्कूल्स, इंस्टीट्यूट्स, कोर्ट्स, इंडस्ट्रीज, इन सारी चीजों का हमें बायकॉट करना है। और साथ ही साथ इस सब के लास्ट में हमारा जो है फाइनल एक रिजल्ट आप कह सकते हैं कि अगर उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलाई तो कहीं ना कहीं उसने असर तो किया होगा, जिसके फलस्वरूप जो है हमारा फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हो जाता है इन 1906। इसको हम मुस्लिम लीग के फॉर्मेशन को डिटेल में गाइस आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो अभी तक फिलहाल आप इतना ध्यान में रखिए। सो कमिंग नेक्स्ट, ये पार्टीशन जो था इसके अगेंस्ट अलग अलग जगह पे ये पार्टीशन धीरे धीरे करके बंगाल से निकल के अलग अलग जगहों पे अलग अलग पार्ट्स ऑफ कंट्री में फैल गया। लोग इसके विरोध में बहुत ज़्यादा
खड़े हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ कि लॉर्ड हार्डिंग जो आए, सॉरी गाइस, जो लॉर्ड हार्डिंग आए थे वो आए थे और उन्होंने 12 दिसंबर 1911 को इस पार्टीशन को कैंसिल करने का ऑर्डर कर दिया। उस समय नई प्रोविंसेस बनी ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक लाइंस रादर देन रिलीजियस लाइंस। मीन्स पहले जैसे हिंदू मुस्लिम के बेसिस पे उन्होंने कहा कि हिंदू मेजॉरिटी अगर ईस्टर्न पार्ट में है तो वेस्टर्न पार्ट में हिंदू मेजॉरिटी है, तो उस समय हम इनको हिंदू मुस्लिम के तरीके से दो अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। लेकिन लॉर्ड हार्डिंग ने आके कहा कि नहीं, हम लिंग्विस्टिक लाइंस यानी यहाँ पे कौन सी भाषाएं बोली जाते हैं उनके बेसिस पे अब हम जो है पार्टीशन करेंगे, अलग अलग प्रोविंसेस में डिवाइड करेंगे। बिहार और उड़ीसा जो थे प्रोविंस जो थी वो बंगाल से बाहर निकाल ली गई। बिहार उड़ीसा सेपरेट प्रोविंस बना 1936 में, और आसाम को भी सेपरेट प्रोविंस, जैसे कि मैंने फर्स्ट लाइन में बताया था कि आसाम को 1874 में ही सेपरेट कर दिया गया था बंगाल में। उस समय कैपिटल जो थी, जैसा कि हमने देखा था, ईस्टर्न बंगाल की कैपिटल ढाका थी और बंगाल की कैपिटल कलकत्ता थी। तो वहां से कैपिटल उठा करके, कलकत्ता से उठा करके अब कैपिटल को दिल्ली में लाया गया। कब लाया गया गाइस? इन 1911, जब लॉर्ड हार्डिंग ने इस पार्टीशन को एन्यूल किया, मीन्स इस पार्टीशन को कैंसिल कर दिया। सो नेक्स्ट गाइस, नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी एक्सट्रीमिस्ट फेज। कारण क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट जो थे वो किन कारणों से, मीन्स जो मिलिटेंट माइंडसेट बना, मीन्स लोगों का विद्रोह जो है जागा। हमने देखा मॉडरेट्स जो थे 3P पे काम कर रहे थे। 3P मीन्स पिटीशन, परमिशंस एंड प्रेयर्स के साथ वो काम करते थे। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट जो थे, जो लोग क्रांतिकारी बुद्धिजीवी थे, वो चाहते थे कि नहीं, हम बहुत देर हमने करके देख लिया, कुछ भी पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, कुछ ज़्यादा बड़ी चीज़ें निकल के सामने नहीं आई हैं हमारे मॉडरेट्स की एफर्ट्स के बाद, तो अब हमें क्या करना है, हमें जो है मिल करके कुछ अलग तरीका अपनाना पड़ेगा। तो मॉडरेट्स की जो लिमिटेशंस थी उसके कारण जो है एक्सट्रीमिस्ट लोगों का खड़ा होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद पार्टीशन ऑफ बंगाल, जैसा हमने ऑलरेडी देखा, उसने भी लोगों की आंखें खोल दी। उन्होंने उस समय जाना कि ब्रिटिशर्स का असली रंग क्या है। वो हमें हमारे जाति, हमारी धर्म, हमारे लैंग्वेजेस के बेसिस पे हमें बांटकर हम पे राज करना चाहते हैं, ताकि हम लोग एकजुट होकर के उनके सामने खड़े ना हो जाएं। और वो हमारी नेशनलिस्ट मूवमेंट को कहीं ना कहीं दबाना चाहते थे, और जिससे वो लंबे समय तक हम पर शासन कर सके। उसी समय पैरेलली साथ दिल्ली दरबार हुआ था 1903 में, जैसा हमने पहले भी देखा था, पिछले लेक्चर में देखा था। तो उस समय दिल्ली दरबार में भी बहुत सारा जो था खर्चा वगैरह किया था। उस समय लोग भूखमरी से मर रहे थे, फिर भी लोगों को समझ आया कि नहीं, ये हमारे लिए नहीं, ये अपने अलग तरीके से काम करें, ये हम सबके लिए काम नहीं कर रहे हैं। साथ ही साथ इंटरनल इन सारी चीज़ों के साथ इंडियंस देख रहे थे उस समय कि कैसे इटालियन आर्मी जो थी रिपल्शन की थी एब्सीनिया ने, कैसे जापान एक छोटा सा आइलैंड होकर के भी इतने बड़े रशिया को उसने डिफीट किया, उसने यूरोपियंस को वहां से निकाल दिया। और उसी के साथ साथ और अलग तरह के नेशनल मूवमेंट, जैसे पर्शिया में एक मूवमेंट चल रहा था, इजिप्ट में, टर्की में, यहाँ पे सब लोग एकजुट होकर के यूरोपियन पावर्स के अगेंस्ट खड़े हो गए थे और उनके खिलाफ जो था वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। और जिससे उनको जो था इंडियंस को लगा कि हाँ, अगर ये छोटे छोटे देश, छोटी छोटी जगहें अगर मिलकर के ब्रिटिशर्स को खदेड़ सकती हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो उससे जन्म हुआ एक्सट्रीमिस्ट थॉट का। एक्सट्रीमिस्ट जो थे मिलिटेंट, आप कह सकते हैं मिलिटेंट थॉट स्टार्ट हुआ। मेथड्स क्या थे मिलिटेंट्स के, मीन्स एक्सट्रीमिस्ट्स के? मिलिटेंट्स वो वाले मिलिटेंट्स नहीं गाइस जो हम अभी सुनते हैं कि मिलिटेंट ने यहाँ बम फोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर। मिलिटेंट थॉट आप कह सकते हैं कि एंटी नेशनलिस्ट थॉट। एंटी नेशनलिस्ट थॉट मीन्स नेशन के खिलाफ हम थॉट नहीं कह सकते। उस समय हमारे नेशन को रूल कर रहे थे ब्रिटिशर्स, तो ये ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जो थॉट वाले थे, उनके पॉलिसीज के अगेंस्ट जो आवाज़ उठाने वाले लोग थे, जो विद्रोह कर रहे थे इन देयर ओन वे, उनको लगता था कि अब ब्रिटिश क्राउन जो है हमारी लॉयल्टी के काबिल नहीं है। अब ब्रिटिश जो है हमारी प्रेयर्स को, पटिशंस को नहीं सुनेगा, जैसे मॉडरेट्स
चाहते थे कि वो सुनेंगे और हमारे लिए काम करेंगे, तो अब ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो उस समय उन्होंने एक गोल रखा, दैट इज स्वराज, मीन्स हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए, हमें जो है हमारा अपना राज चाहिए। एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स जो थे उस समय, उनको ये समझ आया कि जैसे मॉडरेट्स सिर्फ इलाइट्स का, एजुकेटेड का एक ग्रुप था, नहीं, हमें क्या करना है, हमें अगर स्वतंत्रता चाहिए, हमें स्वराज चाहिए, तो हमें लोअर मिडिल क्लास लोगों को भी इन्वॉल्व करना था। ये सबसे बड़ा इनका स्टेप था, जिसमें विमेन, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, फार्मर्स, पीजेंट्स, हर लेवल के लोग जो एजुकेटेड लोग थे, सब इसमें पार्टिसिपेट करने लगे। ये एक मास मूवमेंट था कंपेयर टू द मॉडरेट्स मेथड। इन्होंने क्या तरीके अपनाए, इन्होंने बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स को, फॉरेन मिल्स के प्रोडक्ट्स को, इन्होंने स्ट्राइक्स भी किए, उन्होंने फॉरेन मेड चीज़ों को बर्न भी किया, जैसे फॉरेन मेड क्लोथ्स वगैरह की होली जलाई उन्होंने। और उस समय स्वदेशी मूवमेंट ने जो था मोमेंटम हासिल कर लिया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारे इंडियन बैंक्स बने, कुछ मिल्स बनी, फैक्ट्रीज बनी। और गाइस, ये जो स्वदेशी मूवमेंट का पहला कॉल जो आया था, दैट वाज इन बनारस सेशन ऑफ 1905 अंडर द हेडिंग ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, जब उन्होंने पहली बार कहा था कि स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए। ये जो थे एक्सट्रीमिस्ट, ये बिल्कुल भी ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट के टोटली अगेंस्ट थे, और इन्होंने लोगों में सेल्फ रिस्पेक्ट और पैट्रियटिज्म की भावना को जगाने का काम किया। और कैसे काम किया इन्होंने, हमारे पुराने हीरो जैसे अशोका, शिवाजी, महाराणा प्रताप, रानी लक्ष्मीबाई, इनकी गाथाएं लोगों को सुनाई, इनके गीत लोगों को सुनाए, इनके अचीवमेंट्स लोगों को बताई कि कैसे अशोका एक मॉडर्न एम्परर था, उसने पूरे इंडिया पर राज किया, पूरे इंडिया को यूनाइट करके राज किया। तो ऐसे ही आज भी हमारा देश अगर एकजुट हो जाए तो हमारा देश खुद पर राज कर सकता है, हमें किसी बाहर की और पावर की जरूरत नहीं है। और इस तरह से उन्होंने अलग अलग लोगों के बारे में उनको बताया। देन नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे अलग अलग एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स। अब गाइस, जब बात आती है कि कोई एक ग्रुप है तो उसको लीड करने वाले भी कोई होंगे, तो इस ग्रुप को भी लीड करने वाले थे हमारे 3 लोग, जिनको हम कहते हैं लाल, बाल एंड पाल। लाल, बाल, पाल मीन्स, लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक, और पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल। और इनके साथ साथ एक मेजर और लीडर हुए, दैट इज अरबिंदो घोष। उनके अलावा भी और लीडर हैं, जैसे राजनारायण बोस, ए.के. दत्त, वी.ओ.सी. पिल्लई, और भी बहुत सारे हैं। लेकिन ये मेजर 4 नाम, अगर आपको कोई पूछे कि फॉर एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन आता है दैट हु इज अ मॉडरेट लीडर, तो आपको मोस्टली चांसेस हैं कि आपको 3 एक्सट्रीमिस्ट होंगे उसके साथ, तो एक मॉडरेट होगा। या हु इज द एक्सट्रीमिस्ट लीडर, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस हैं कि आपके पास 3 जो हैं मॉडरेट लीडर्स के नाम हो और एक्सट्रीमिस्ट। मॉडरेट्स के नाम की लिस्ट बहुत लंबी है गाइस, तो अगर आप ये 4 नाम याद कर लेते तो उस समय ऑप्शन एलिमिनेशन के मेथड से आप जो है इसको क्लियर कर सकते हैं। सो 1 बाय 1 हम देखेंगे इन लीडर्स के बारे में। जैसे बाल गंगाधर तिलक हैं, तो प्यार से लोग इनको लोकमान्य तिलक बुलाते थे। इनकी 2 पत्रिकाएं थी, 2 न्यूज़पेपर्स थे, मराठा और केसरी। अब मराठा है तो गाइस ये नहीं सोचना है कि ये मराठी लैंग्वेज में होगा, नो, दिस वाज पब्लिश्ड इन इंग्लिश। और केसरी है, केसरी जो न्यूज़पेपर है वो मराठी में पब्लिश हुआ था। लेटर ऑन इन्होंने होम रूल लीग भी बनाया। कहाँ बनाया? पुणे में। एनी बसंत के साथ इन्होंने उस समय 2 होम रूल लीग्स बने थे, एक एनी बसंत ने बनाया था और एक बाल गंगाधर तिलक ने। वो हम टाइम आने पे बताएंगे कि एनी बसंत और उनका क्या था आगे, वो टाइम के साथ आपको आगे पता चल जाएगा। फॉर द टाइमिंग जस्ट रिमेंबर कि इन्होंने 1916 में अपना एक होम रूल लीग बनाया, और कहाँ बनाया? पुणे में बनाया। और इनका एक सबसे बड़ा फेमस स्लोगन था, दैट इज स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। जिसको गांठ बांध लो, ये बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स में एज इट इज पूछा जाता है दैट दिस स्लोगन बिलोंग्स टू होम, तो आपका ऑप्शन होगा बाल गंगाधर तिलक।
इन्होंने ये जो अलग अलग लीडर्स हैं, इन्होंने अलग अलग जगह से जो था हमारा एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया था। तो अगर हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो उन्होंने कहाँ से स्टार्ट किया था गाइस? उन्होंने स्टार्ट किया था बॉम्बे, महाराष्ट्र से। ओके गाइस, तो ये था बॉम्बे, महाराष्ट्र से स्टार्ट हुआ था। देन बिपिन चंद्र पाल की अगर हम बात करें तो बिपिन चंद्र पाल ने ये क्या थे? एक्सट्रीमिस्ट टर्न मॉडरेट थे। मॉडरेट से ये क्या बने थे? एक्सट्रीमिस्ट बने थे। उनको हम और क्या कहते थे? ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट। इनको रेवोल्यूशनरी थॉट के हम फादर भी बोलते हैं। ही वॉज नोन एज द फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी थॉट, जो अपनी स्पीचेस के द्वारा लोगों को नेशनलिज्म के लिए प्रोवोक करते थे। उनकी थॉट्स को उनको मीटिंग्स में जो था बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था कि वो अपनी थॉट्स को प्रॉपरली मीटिंग्स और जो है प्रेजेंटेशंस के थ्रू लोगों तक पहुंचा सकते थे। इन्होंने भी एक न्यूज़पेपर निकाला जिसका नाम था न्यू इंडिया, एंड इन्होंने बंगाल से जो था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट चलाया था। किसके साथ मिलकर के? अरविंदो घोष के साथ मिलकर के। वहीं तीसरे हमारे जो एक्सट्रीमिस्ट लीडर हैं वो हैं लाला लाजपत राय, जिनको हम लॉयन ऑफ पंजाब या पंजाब केसरी भी बोलते हैं, और इनका फेमस स्लोगन था गो बैक साइमन। और इन्होंने पंजाब से जो था एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट को चलाया था। ओके गाइस, तो उस समय गवर्नमेंट का रिएक्शन क्या हुआ जब यहाँ पे अलग अलग जगह पे पूरे देश भर में, जैसे हमने देखा कि महाराष्ट्र, बंगाल, पंजाब और अलग दिल्ली, मद्रास, इन सब जगह से भी एक्सट्रीमिस्ट जो थे अपने मूवमेंट को, स्वदेशी और बायकॉट को ऑल ओवर इंडिया में जो थे फैला रहे थे। तो उस समय गवर्नमेंट को लगा कि नहीं, ये तो पूरा नेशन जो है हमारे अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। तो उस समय उन्होंने कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लिए, कुछ लॉज इम्पोज किए गए उस समय। तो वो लॉज हैं सेडिशियस मीटिंग एक्ट 1907, जहाँ पे 1907 में ये एक्ट लाया गया कि कोई भी ऐसी मीटिंग जो है वो वैलिड नहीं है, वो नहीं हो सकती जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट जो है लोगों को भड़का रही हो। अगर ऐसा होता है तो ये अगेंस्ट द गवर्नमेंट लॉज है। दूसरा एक्ट आया गाइस, दैट वाज इंडियन न्यूज़पेपर एंटाइसमेंट टू ऑफेंसेस एक्ट 1908। इंडियन न्यूज़पेपर का एक्ट आया कि अगर कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर जो पब्लिश कर रहा है मटेरियल अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, तो उस न्यूज़पेपर को क्या कर सकते हैं हम? उसके अगेंस्ट जो है वारंट इशू कर सकते हैं। फिर आया क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट, तो जिसके अंडर क्या था कि कोई भी जो है ट्रायल फास्टर पेस पे हो जाएगा, और अगर ऐसा कोई भी एक्ट है जो अगेंस्ट द गवर्नमेंट, कोई मीटिंग, कोई प्रोटेस्ट ऐसा अगेंस्ट द गवर्नमेंट हो रहा है, तो उसको हम जो है अबंडन कर देंगे। एंड नेक्स्ट वाज इंडियन प्रेस एक्ट 1910। इंडियन प्रेस एक्ट 1910 के अकॉर्डिंग अगर कोई भी प्रेस सेडिशियस मटेरियल पब्लिश करती है तो उस प्रेस को भी हम जो है कर्टेल कर देंगे, बंद कर देंगे। और उसी समय तिलक जो सबसे आगे बढ़ चढ़कर इस बाल गंगाधर तिलक, अगर हम कहें तो इन सारे लीडर्स में से बाल गंगाधर तिलक जो थे सबसे ज़्यादा एग्रेसिव थे इस मूवमेंट में। तो तिलक को ही सेंटेंस कर दिया गया, प्रिजन में भेज दिया गया। कहाँ भेज दिया? मंडले बर्मा के लिए। और उनको इस रीज़न के लिए भेजा कि उन्होंने 2 ब्रिटिश वुमेन का जो थी मर्डर किया था ओरिजिनली, लेकिन उस समय उनका टारगेट कोई ब्रिटिश मैजिस्ट्रेट थे, तो इसलिए उनको जेल में भेज दिया गया। नेक्स्ट इम्पैक्ट क्या था इस ब्रिटिश पीरियड का? इम्पैक्ट क्या हुआ इस एक्सट्रीमिस्ट पीरियड का? इम्पैक्ट ये था कि बाल गंगाधर तिलक जो थे, लोकल फेस्टिवल जो मेले होते थे, जैसे गणपति फेस्टिवल हो गया या हमारा शिवाजी फेस्टिवल हो गया, तो उनको ही वो अपना मैसेज स्प्रेड करने के लिए अपना एक टूल बना लेते थे।
वो बायकॉट करने का मैसेज हो, चाहे स्वदेशी का मैसेज हो या स्वराज का मैसेज हो, वो सारा जो था इन फेस्टिवल में, क्योंकि वहाँ पे लोग इकट्ठे हुए रहते थे, तो वो वहाँ पे जो था लोगों को, मीटिंग्स को हैंडल करते थे। उनका फेमस स्लोगन जो था, स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ये टॉक ऑफ द सोसाइटी बन गया था। ब्रिटिश गुड्स और नेशनल एजुकेशन उस समय बाइकआउट होने लगी। मीन्स लोगों ने ब्रिटेन से बनी हुई चीज़ों को, यूरोपियन चीज़ों का यूज़ करना बंद कर दिया। उन्होंने कपड़े तक यूज़ करना बंद कर दिया, लिवरपूल का साल्ट यूज़ करना बंद कर दिया। उन्होंने कोर्ट्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो ब्रिटिशर्स के द्वारा इस्टेब्लिश थे, उन सबको अबेंडन कर दिया। उनको लगा कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा जो यूज़ ब्रिटिशर्स इंडिया में एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए डिफरेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी तरफ से उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो जो है लूज पड़ जाएगी। मीन्स उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड जो हमारे ऊपर था, क्योंकि हम हमारे इंडियंस को ज़्यादा बेटर वे में जानते हैं, हम ही उनके साथ एक ब्रिजिंग मटेरियल थे बीच में, जो इंडियंस और यूरोपियंस के बीच का गैप हम ही लोग फिल कर रहे थे। अगर हम इन पोस्ट से, अगर हम अपने लॉयरशिप छोड़ दें, अगर हम इंडस्ट्रीज़ में काम करना छोड़ दें इनके लिए, अगर हम आर्मीज़ में काम करना छोड़ दें, अगर वॉशरमैन इनके कपड़े धोना छोड़ दें, तो जितने भी छोटे से बड़े हर तरीके के लेवल के काम अगर हम इनके लिए करना छोड़ दें, तो इनकी पावर जो है वो वीक पड़ जाएंगी। तो इस तरह से उन्होंने हर एक चीज़ का बायकॉट किया। और उसी समय जो है इन सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए, अगर हम एजुकेशन वगैरह या गुड्स को बायकॉट कर रहे हैं, तो हमारे फिर लोकल सेल्फ जो है ये चीज़ें होनी चाहिए। तो उसी समय मेजर रिफॉर्म आया एजुकेशन सिस्टम में अक्रॉस द कंट्री, जिसके अकॉर्डिंग नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुआ इंडिया में 1906 में। बंगाल इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिश हुआ। किस लिए हुआ? फॉर टेक्निकल एजुकेशन, क्योंकि हमने टेक्निकल एजुकेशन को भी बायकॉट किया था। उसी समय और बहुत सारे स्वदेशी इंस्टीट्यूशंस का भी सेटअप हुआ, जिससे कि हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है अब वेस्टर्न ओरिएंटेड या वेस्टर्न थॉट से इन्वॉल्व नहीं थी। अभी हम हमारे लोकल वर्नाकुलर लैंग्वेजेस से, हमारे वर्नाकुलर मटेरियल से ही सारी चीज़ें सीख सकते हैं। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे, दैट इज़ पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज। तो अब आपके लिए गाइज आज एक क्वेश्चन है दैट हु लेड द स्वदेशी मूवमेंट फ्रॉम दिल्ली एंड मद्रास। आपको इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। एंड गाइज प्लीज़ आप ये भी कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। एंड अगर नहीं भी अच्छे लग रहे, कहाँ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ डू कमेंट फॉर दैट ऑल्सो। एंड थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग, and do like, share and subscribe. Thank you. Bye bye. Take care.